सीटेट आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। काफ़ी लोग का सीटेट आयोग ने एडमिट कार्ड जारी किया है, काफ़ी लोग का नहीं किया है। तो मैं एक सूचना दे देता हूँ, जो लोग अंग्रेजी लिए थे सेकेंड लैंग्वेज में, उन सभी भाइयों का एडमिट कार्ड अभी जारी हुआ है हाल फिलहाल में। उसके बाद अलग अलग भाषा का धीरे धीरे एडमिट कार्ड जारी होगा। तो काफ़ी लोगों को जो तैयारियां हैं उसमें तैयारी में काफ़ी प्रभावित हुआ है। काफ़ी लोगों का एडमिट कार्ड की वजह से काफ़ी लोग घबरा गए हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक सूचना देता हूँ, विशेष सूचना। जो आप तैयारी कर रहे थे, जो आप तैयारियां कर रहे थे, उस तैयारियां में आप लगे रहे, उसमें थोड़ा भी कमी ना करें। उस तैयारियां को कुछ बढ़ा दीजिए, समय जो भी तैयारियां है उसमें समय बढ़ा दीजिए। आपकी तैयारियां जो है वह काफ़ी बेटर होगी और विश्वास रखिए मेरे यहाँ आपकी तैयारियां काफ़ी बेटर होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों, ईवीएस का टोटल पूरा ईवीएस का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एनसीईआरटी बुक से हाथ से लिखा हुआ नोट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी मज़ेदार तरीका से आप लोग को बताऊंगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। ऑल ईवीएस पेडागोजी को छोड़ करके जो पूछता है आपके एग्जाम में, सभी प्रश्न यहीं से आपको दिखाई देंगे। अगर आप टोटल सेशन करते हैं तो लगभग 43 पेज का है। वीडियो तो लॉन्ग जाएगा, लेकिन जो लोग पूरा समय बिताएंगे इस वीडियो में, थोड़ा समय बोल देता हूँ उसके बाद में आप लोग को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जो लोग पूरा वीडियो देख लेंगे उनका कल्याण होने वाला है। नोट भी कर लेते हैं तो और कल्याण। दूसरी बात कि इस वीडियो को आप कभी भी हेडफोन लगा करके आप सुन लीजिएगा, तभी भी आपका बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 बार आप सुन लेते हैं तभी भी आपका काफ़ी तैयारियां बेटर हो जाती है। तो शुरू करते हैं आज का दोस्तों। आज का काफिला काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी बेटर है। प्रथम है कि एक सेकेंड थोड़ा सा आपको, हाँ, ऊंचाई पर जाने में हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। फर्स्ट जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे ही ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। अगला है कि दिनार जो मुद्रा है, मैं छोटा छोटा टॉपिक बनाया हूँ कीवर्ड के तरह ताकि आपको याद हो। दिनार जो मुद्रा है वह कुवैत का मुद्रा है। दिरहम जो है वह अबू धाबी का मुद्रा है। अगला है कि गोवा में लोग जो है नारियल के तेल में मछली बना करके खाते हैं। और सरसों के तेल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में होगा। तो ये भी बात सुन लीजिए। ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल कहाँ पे मिलते हैं? गुजरात में मिलते हैं। छोले भटूरे एवं लस्सी कहाँ मिलते हैं? पंजाब का खाना है। इडली चटनी, बड़ा चटनी दक्षिण भारतीय खाना है, आपको पता है। ठीक है। पूरी साग और ठंडा दूध कहाँ का है भैया? तो ये मध्य भारतीय खाना है। बोले तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये खाना मिलेगा, पूरी साग और ठंडा दूध। ठीक है। उसके आगे है जो भी है टॉपिक, पूरे टॉपिक बनाए गए हैं। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 के दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंचाई पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, बोले तो नेपाल में सागरमाथा पर कदम रखा। कितने बजकर? 1:07 पर। और वहाँ पे उन्होंने 43 मिनट दुनिया की ऊंची चोटी पर रही। सोलापुर अगर आपसे पूछे तो कहाँ बताइएगा? मुंबई में है। और जो भी प्रश्न मैं कराऊंगा मैं आपको फिर से बताता हूँ, जिनको मेरे पर विश्वास है उनका कल्याण हो जाने वाला है। अगर आप इस वीडियो का हेडफोन लगाकर सुन भी लेते हैं तो काफ़ी बेटर तैयारियां हो जाएगी 2-3 बार। तो सोलापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जो भी है एनसीईआरटी से बनाए हुए प्रश्न है। अब आइए पूरा चैप्टर वाइज अब कराते हैं। ये तो कास्टिंग था, अब आया आपका फिल्म। भाई कहता है चलो चलो स्कूल, चलो चले स्कूल से आपका है कि लकड़ी से बना हुआ झूला को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, लकड़ी से झूला जो बनता है उसको ट्रॉली कहते हैं। ठीक है।
केरल के कुछ भाग में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम बोले तो लकड़ी से बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि केरल के बच्चे लकड़ी से बने छोटी लकड़ी में बैठकर के स्कूल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको वल्लम कहते हैं। ठीक है। अब एक जुगाड़ के बारे में पूछता है। जुगाड़ यह एक फटफट करती हुई चलती है और आगे से देखे तो मोटरसाइकिल बाइक की तरह दिखाई देती है और पीछे से लकड़ी के फट्टे से बनी होती है। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, जानवरों की खाल पर डिजाइन उसके शरीर पर बाल के कारण होता है। याद रखिएगा, जिन जानवरों के कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं और उसके शरीर पर बाल होते हैं, वे क्या करते हैं भैया? बच्चे देते हैं। ठीक है। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उन जानवरों के बाल नहीं होते हैं और वे क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब बताइएगा। अब अगला है विष्णु चिचलाकर महोदय के बारे में लिखा हुआ है। लिखा गया है यहाँ क्या? मशहूर कलाकार विष्णु चिचलाकर इंदौर मध्य प्रदेश ऐसे सूखे पत्तियों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। दोस्तों, आपसे पूछेगा कि सूखी पत्तियों से, ऐसे पूछेगा सूखी पत्तियों से बढ़िया चित्र बनाते थे, उनका नाम क्या है? तो विष्णु चिचलाकर महोदय कहाँ के थे? तो मध्य प्रदेश के इंदौर के थे। ठीक है। अब नंदू हाथी के बारे में आप सभी को पता है कि हाथी के बारे में पूछता है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत आराम नहीं करता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। ठीक है। यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करता है या सोता है। उसके आगे बताया जा रहा हाथी के बारे में कि हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत ही भाता है और इससे शरीर को वो ठंडक मिलती है। इसके कान भी पंख की तरह होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपना कान हिला करके हवा कर लेते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे रहते हैं और झुंड की सबसे बड़ी बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है भाई? ये सब जानकारी आपके पास है, लेकिन मैं टोटल बताऊंगा, जितना भी आपसे पूछता है सभी बताऊंगा। एक झुंड में केवल हाथिया और उसके बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है और एक झुंड में 10 से 12 हाथिया और उसके बच्चे होते हैं जो 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं और फिर झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। ठीक है। अमृता की कहानियाँ चैप्टर 4 है। राजस्थान में जोधपुर के पास में खेजरी गांव की रहने वाली अमृता है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि अमृता कहाँ की रहने वाली है, तो आप लोग बताइएगा इसका जवाब। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वहाँ बहुत से खेजरी के पेड़ घने होने के कारण इस गांव का नाम खेजरी पड़ गया। ठीक है। राजस्थान के कहाँ पे है दोस्तों? याद रखिएगा, जोधपुर में है। ठीक है। राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है। खेजरी गांव पड़ता है। पूछेगा आपसे कि खेजरी गांव कहाँ पे है, तो जो भी मैं बताऊंगा टॉपिक फिर से सुन लीजिए। जो भी आपको मैं टॉपिक बताऊंगा एक भी सिलेबस से अलग नहीं है, पूरा सिलेबस पर आधारित है। इसलिए पूरी ईमानदारी से इसको ऑडियो के माध्यम से सुन लीजिए या 2-3 बार देख करके इसको नोट्स भी कर लीजिए। अभी भी समय है, नोट्स नहीं करते हैं तो 2 से 3 बार इसको देख लीजिए। अब तो समय नहीं है, अब तो एग्जाम का डेट निकल गया 28 से। चलिए, खेजरी के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि खेजरी को लोग क्या कहलाते हैं, तो बिश्नोई कहलाते हैं।
बिश्नोई पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा बिश्नोई का क्या काम है, तो पेड़ों की रक्षा करना। खेजड़ी वहाँ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है और इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पेड़ की छाल से दावा के रूप में काम आता है और इसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, चलिए, इस पेड़ की पत्तियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर भी खाते हैं। अब आते हैं अनीता की मधुमक्खियाँ। और अनीता जो थी मधुमक्खी से संबंधित है। आपसे पूछेगा अनीता किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी से, और यह मुजफ्फरपुर की है। क्या है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार, पहले यहाँ पे करते हैं। अनीता की मधुमक्खियाँ लिखा हुआ है लेकिन इधर उधर थोड़ा सा हो गया है, इसमें 1-2 प्रश्न शामिल किया गया है। फिर से बता देता हूँ कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार। ठीक है, अब आइए अनीता की मधुमक्खियाँ में अक्टूबर से दिसंबर तक समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं, तो फरवरी महीने में। अनीता होलसेलर बनना चाहती थी, क्या चीज़ का, मधुमक्खियों का। हर एक छत्ते में एक रानी मक्खियाँ होती है। चलिए मक्खियों के बारे में जान लीजिए। हर एक छत्ते में रानी मक्खियाँ होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। अब भाई आगे आगे धीरे धीरे सभी जानकारियाँ आपको मिलते चलेगा। शहद के बिना छत्ते के सारी मक्खियाँ भूखी रह जाती है। अगर शहद नहीं रहे तो जितनी भी मक्खियाँ हैं वह भूखी रह जाएगी। नर मक्खियाँ छत्ते के लिए कुछ खास करने का काम नहीं करते हैं। मक्खियों की तरह ही चींटी भी मिलजुल कर रहती है। दोस्तों, मक्खियों की तरह चींटी में भी ऐसा गुण होता है। सभी चींटी का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडा देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। सेम आपका मधुमक्खियों की तरह है। और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ करके बिल तक लाती है। सेम मधुमक्खी यहाँ पे डाल दीजिए, आपका हो जाएगा। दीमक और ततैया भी इस तरह के समूह में रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा समूह में रहने वाला दीमक, ततैया, सुंडी, इल्ली, ये सब याद रखिएगा। चलिए, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाइयाँ, ये सब कहाँ का है, बताएं आप लोग, बताएं कमेंट में ये सब कहाँ का है। अभी मैंने बताया है। चलिए आगे आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर में बोला जा रहा है ओमान का सफ़र। भाई ओमान के सफ़र में गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है, और कोझिकोड जो है वह केरल में है। गोवा के राज्य में मडगांव में है। भाई गोवा राज्य में कहाँ है, मडगांव। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछा हुआ है, मैं आपसे बता देता हूँ सीधा सीधा। पूछेगा आपसे कोझिकोड कहाँ है, केरल में है। मडगांव कहाँ है, याद रखिएगा, गोवा में है। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है। क्या गर्म नहीं है भाई, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे नोट करने वाले से, है ना। चलिए, पहाड़ को काटकर सुरंग बनी होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि सुरंग कैसे बनता है, तो पहाड़ को काट के बनाई जाती है। अगला भैया कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल मिलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गोवा से केरल तक अगर रेलवे यात्रा किया जाए तो उस रास्ते में कितने सुरंग मिलते हैं, तो 92 सुरंग और 2000 पुल मिलते हैं। ये बहुत बेटर टॉपिक है। गुजरात से केरल तक हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरनी पड़ती है। अगर आप गुजरात से केरल जाते हैं दोस्तों,
तो आपको गांधीधाम से जाना पड़ेगा, अहमदाबाद से जाना होता है, वलसाड़ जाना पड़ेगा, कोझिकोड जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका से आपको गुजरना पड़ेगा। और ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जो भी प्रश्न है आपको इसमें से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। भाषा की बात करें तो मलयालम भाषा जो है वह केरला की भाषा है, कोंकणी भाषा जो है वो गोवा की भाषा है, और मराठी भाषा जो है वो महाराष्ट्र की है, गुजराती भाषा गुजरात का है, कन्नड़ भाषा आपका कर्नाटक का है, ठीक है। मलयालम में वली अम्मा की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? मलयालम में वली अम्मा किसको कहते हैं भैया? मौसी को कहते हैं, ऐसे सुन लीजिए इजी वे से। अमुमा किसको कहते हैं दोस्तों? नानी को कहते हैं। चलिए, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हु तू तू चैप्टर से कर्णम मल्लेश्वरी का चैप्टर है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है दोस्तों, आपको पता है। यह आंध्र प्रदेश के रहने वाली है। इसके पापा जो थे ना पुलिस में हवलदार थे। पापा क्या थे इसके? हवलदार का काम करते थे। जब वे 12 साल की थी तभी वे वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 केजी तक वजन उठा लेती है। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कितने मेडल जीते हैं, तो 29 मेडल जीते हैं। इसकी 4 बहनें थी, रोज वजन उठाने का अभ्यास करती थी। 4 बहन थी, पापा हवलदार थे, और बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। एक थोड़ा सा कुछ टॉपिक बीच बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत से फूलों जैसे कि गुलदाउदी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कपड़े रंगने वाला फूलों का नाम बताइए, तो गुलदाउदी, जीनिया, ये सब याद रखिएगा। इत्र फूलों का क्या होता है, तो शुद्ध अर्क होता है। आपसे पूछेगा फूलों का शुद्ध अर्क को क्या कहते हैं, तो इत्र कहते हैं। फुलवारी के बारे में आते हैं, पढ़ लेते हैं। चैप्टर 11 है। उत्तराखंड के पहाड़ के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहां फूल ही फूल है। फूलों की घाटी कहलाती है वो, और उस जगह का नाम मैं बता देता हूँ, चमोली। क्या नाम है? चमोली। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। मधुबनी में मधुबनी जो चित्रकला है वो पीसे हुए चावल के और रंग मिलाकर के बनाए जाते हैं। पीसे हुए चावल और रंग मिलाकर के, कौन सा रंग दोस्तों? तो प्राकृतिक रंग, जैसे कि फूलों के, हल्दी का, गुलाब का, ये सब है ना, प्रकृति से प्राप्त रंग मिलाकर के वहाँ का चित्र बनाया जाता है पीसे हुए चावल में, ठीक है। चलिए, ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। मैंने अभी बताया कि हल्दी का, फूलों के, है ना, जो भी प्रकृति में पाए जाते हैं उसके रंग का इस्तेमाल किया जाता है। पीसा हुआ चावल के माध्यम से पेंटिंग किया जाता है। चित्रों में क्या क्या बनता है मधुबनी में? तो इंसान का, जानवर का, पेड़ का, फूल का, मछली का और अन्य कई जंतुओं के साथ में बनाए जाते हैं मधुबनी चित्रकला। चलिए, उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा कचनार के फूल का सब्जी बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कचनार के फूल का सब्जी कहाँ बनता है, तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो है वह सहजन के फूल का, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सुनिए, काफ़ी बेटर तरीका से बता दूंगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पे सहजन के फूल का पकौड़ा बनता है, तो महाराष्ट्र में, और कहाँ पे कचनार का फूल का सब्जी बनता है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है वह इत्र के लिए मशहूर है। तो आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है, तो कन्नौज है।
इस घाटी में सालों में कुछ हफ्तों के लिए फूल खिलते हैं, है ना, कुछ हफ्तों के लिए ही फूल खिलते हैं। केरल के अगला क्वेश्चन पूछेगा कि केले के फूलों की सब्जी लोग कहाँ के लोग खाते हैं अधिकांशतः, तो केरला में। ठीक है, कैसे बदलते हैं घर। चलिए, गाजी खान कहाँ पे है, आपसे पूछेगा गाजी खान जो जगह है वह कहाँ का जगह है, तो पाकिस्तान में है। नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगते हैं, बोले तो कीड़ा नहीं लगता है, और खेजड़ी में भी कीड़ा नहीं लगता है। तो 3 चीज हो गया, नीम, कीकर और खेजड़ी। इन वृक्षों में जो है वह कीड़ा लगने का काम नहीं होता है। सोहना गांव आपसे पूछता है, केवल टॉपिक बनाए गए हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं टॉपिक जो भी है वो वीवीआई है जो आपके एग्जाम में टकराएंगे। ठीक है, पूरे सिलेबस से बाहर नहीं गया, पूरा सिलेबस से बाहर नहीं दोस्तों, पूरा सिलेबस से ही बनाया गया है। ठीक है, इसलिए आप सुनते हैं, 2-3 बार देखते हैं, तो आपका जो 15 नंबर की तैयारियां हैं वह काफ़ी बेटर होगी। और आप लोग लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा जा रहा है ना। थोड़ा सा जो लिखावट है वह शॉर्टकट लिखावट है, जिसके वजह से पढ़ने में थोड़ा सा समय लग रहा है। चलिए, सोहना गांव कहाँ पे भाई, हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाते समय रास्ते में क्या मिलता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। गुरुग्राम शहर पड़ता है। सोहना आपका हो गया हरियाणा। हरियाणा से दिल्ली जाते समय रास्ते में आपको गुरुग्राम जरूर मिलेगा, तो आपसे पूछता है एक क्वेश्चन। कर्नाटक की बात करें, चैप्टर नंबर 14 से है। कर्नाटक में वेलनिक्का गांव है। क्वेश्चन पूछेगा वेलनिक्का गांव कहाँ पे मिलेगा, तो कर्नाटका में है। प्याज की फसल जुलाई महीने में उगाई जाती है, याद रखिएगा। इलीगे जो होता है वह हंसुआ को कहते हैं, और इसी के सहारे, इलीगे के सहारे प्याज के पौधे को अलग किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, एलीगे क्या कहते हैं, कर्नाटक में एलीगे को हंसुआ कहते हैं, हम लोग हंसुआ बोलते हैं। तो एलीगे के क्या कहते हैं कर्नाटक में, हंसुआ। और खूंटी को क्या कहते हैं, खूंटी को कहते हैं खुरपी। अगला है, अगला यहाँ पे दिया हुआ है, चूचू करती आई चिड़िया। देखिए, कलचरी के बारे में करें तो कलचरी को ही हम बोलते हैं इंडियन रॉबिन, जो पहाड़ों के बीच में रहता है। कलचरी का घोंसला जो है घास से बना होता है, और इसके ऊपर पेड़ों की नाजुक टहनियाँ और जड़ और ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। और कलचरी जो है घोंसला पहाड़ों के बीच में बनाती है, याद रखिएगा। और पहाड़ों के बीच में बनाने के लिए क्या क्या रखती है, ऊन, बाल, रुई, है ना, ये सब बिछा करके वो घोंसला बनाती है। कलचरी की चोंच जो है, कलचरी की चोंच अंदर से लाल होती है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कलचरी का जो चोंच है अंदर से लाल होती है। सबसे ज़्यादा पूछता है कलचरी, तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, पहाड़ चिड़ी। कलचरी पहाड़ चिड़ी, पहाड़ बोले तो पहाड़ों के बीच में, है ना, अपना घोंसला रुई डाल करके, ऊन डाल करके, बाल डाल करके अपना घोंसला बनाती है। कलचरी के चोंच जो होते हैं अंदर से लाल होते हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा यहाँ पे किसके चोंच अंदर से लाल होते हैं। कोयल अपना घोंसला बनाती नहीं है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और कौवा अपनी अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है या उसकी सेवा करता है। अब भाई कौवे की विशेषता जान लीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ऊंची डाल पर, ये डाल याद रखिएगा, ऊंची डाल रहे तो कौवा मारिएगा, और ऊंचा पेड़ रहे तो चीलबाज गिद्ध मारिएगा, नहीं तो फेंका जाइएगा। पेड़ की ऊंची डाली रहेगा तो कौवा कहेगा सबसे ऊंचे पेड़ पर, तो आपका जवाब होगा चीलबाज गिद्ध। चलिए, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में एवं मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है। फाख्ता एक पक्षी है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा
अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो कैक्टस के कांटों और मेहंदी के मेड़ के बीच में घोंसला बनाता है। अब भैया आपका आया गौरैया। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है या कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे कि अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार में, है ना, आले में, घर की दीवार के आले में। तो कबूतर के बारे में आते हैं। कबूतर अपना घोंसला बनाता है वह पुराने मकान या खोड़रों में। ठीक है। अब भाई बसंत गौरी की बात करते हैं कि भाई बसंत गौरी, देखिए बसंत गौरी के बारे में मैं आपको बता दूं, बसंत गौरी का ही नाम है कटफोड़वा, जो पेड़ में ठक 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 करके क्या करता है, टुक टुक करते रहता है और पेड़ के तनों में गहरा छेद बना करके उसमें अंडा रखता है। पेड़ के तना में, सूखा हुआ पेड़ में, है ना, छिद्र करके रहता है। तो बसंत गौरी का हम लोग क्या कहते हैं देहाती में? कटफोड़वा। अब दर्जन पक्षी के बारे में जान लीजिए। दर्जन चिड़ैया का तो जैसे नाम वैसा काम, वह अपनी नुकीली चोंच से पत्ते को सी लेता है और उसके चोंच में बने थैले को अंडे देने के लिए तैयार कर लेती है और उसका वह घोंसला बनाती है। दोस्तों पत्तों को सील करके क्वेश्चन पूछेगा कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो उसका नाम है दर्जन चिड़ैया। अगला है शकरखोड़ा। शकरखोड़ा छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, ये काफी हिट क्वेश्चन है, सबसे विविध क्वेश्चन है, शकरखोड़ा के बारे में पूछता है। तो शकरखोड़ा को ही हम सूर्य पक्षी कहते हैं। शकरखोड़ा को हम सूर्य पक्षी कहते हैं, याद रखिएगा। तो शकरखोड़ा जो है वह छोटे पेड़ या झाड़ी पर अपना घोंसला बना लेते हैं। लालटेन की जैसा उसका घोंसला होता है। ठीक है। अगला है कि घोंसला में बाल, बारीकी, घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाले के टुकड़े और कपड़ा के जो चिथरा होता है उसको भी होता है। यहाँ तक कि मकड़ी के जाल का भी वो क्या करता है, मकड़ी के जाल को भी शामिल कर लेता है। और शकरखोड़ा को मैंने बोला सूर्य पक्षी, सूर्य पक्षी बोले तो क्या सनबर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न पर। अगला है कि वीवर पक्षी। वीवर क्या है? सभी नर वीवर पक्षी, सबसे मजेदार टॉपिक इसको बना देता है सीटेट आयोग वीवर पक्षी के बारे में, कि सभी नर बोले तो जो भी पुरुष पक्षियाँ होती है अपने अपने घोंसला बनाती है और मादा वीवर उन सभी घोंसले को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है घोंसला उसमें वह अंडा देती है। मतलब समझ में आया? वीवर पक्षी एक ऐसा पक्षी है जिसके जो पुरुष पक्षी जो होता है वह बहुत घोंसला बनाएगा और उसका जो मादा पक्षी है जो घोंसला पसंद आया उस घोंसला में अंडा देगी और जो घोंसला पसंद नहीं आया उस घोंसला में अंडा नहीं देगी। तो ये वीवर पक्षी में गुण पाया जाता है। पक्षियों के दुश्मन अगर आपसे पूछे तो कौवा होता है, गिलहरी होता है, बिल्ली होता है, चूहा होता है। ये सब जो है वो पक्षियों के क्या है? दुश्मन है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं और मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं, ये आपको याद रखने हैं। सांप के दांत ऐसे नुकीले होते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा आज आपको टाइम लगेगा लेकिन आपका टोटल मैं करा के छोड़ूंगा। लिखा हुआ है कि सांप के दांत ऐसे होते हैं, सांप के दांत होते हैं तो नुकीले हैं, सॉरी मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में। सांप के दांत क्या होते हैं दोस्तों? नुकीले होते हैं, वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि निगल जाते हैं। सांप के दांत होते हैं लेकिन क्या करते हैं भाई? निगल जाते हैं।
अगला है भैया कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। माने गिलहरी क्यों कुतरता है? क्योंकि उसका दांत बढ़ता है। अब भाई पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि पक्षी जो है घोंसला क्यों बनाते हैं? तो अंडा देने के लिए। आगे है भाई काफ़ी मज़ेदार है, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये चैप्टर 18 से है। आपसे पूछेगा कि बाजार गांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र करके आइएगा। नलमाड़ा गांव कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। होलगुंडी गांव कहाँ है? ये आपके कर्नाटक में है। तो जो भी बताऊंगा दोस्तों वो आपके एग्ज़ाम के लिए हिट होगा। कहीं से भी थोड़ा भी भटकने वाला काम नहीं है। यहाँ पूरे एनसीईआरटी बुक से ही संबंधित बनाए गए हैं और छोटा छोटा नोट्स बनाया गया है, जिसके वजह से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो सही से इसका मीनिंग नहीं बैठेगा। लेकिन मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ जिससे कि आपकी तैयारियाँ हो जाए। तो आप 2 से 3 बार इसको देख करके ही जाए। चलिए, वाटर पार्क जो है वह बाजार गांव के पास में है और बाजार गांव कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है। तो एनसीईआरटी के बुक में वाटर पार्क के बारे में चर्चा है। पूछेगा वाटर पार्क कहाँ है? तो बाजार गांव के पास में है। और बाजार गांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। चलिए, जड़ों का जाल। मूली जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? जड़ होता है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछता है बार बार आलू के बारे में। आलू जो है वह तना है दोस्तों। बरगद के पेड़ की जो लटकन असल में इसकी जड़ होती है। बरगद के पेड़ में जो लटकी होती है ना, वो असल में क्या होती है दोस्तों? जड़ होती है। चलिए, असल में क्या होती है? जड़ होती है। ये टहनियाँ से निकलती है और आगे बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। यह बहुत मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा भी देती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो भी टॉपिक है आपको एनसीईआरटी से अलग से नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 5 जून को। ठीक है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। क्वेश्चन पूछेगा रेगिस्तानी ओक कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी जो ऊंचाई है हमारे वर्ग की दीवार के लगभग होती है। वर्ग माने समझते हैं? कमरे की दीवार। जैसे कि आपका जो रूम है उसके दीवार के उतना, जो रूम की जो ऊंचाई है उतना होता है। तो एक्यूरेट मैं बता देता हूँ कि 10 फीट लगभग में। और इसकी जो जड़ें होती है दोस्तों, इसके बारे में मैं बताऊं, और पत्तियां बहुत कम होती है। अंदाज लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होगी। मैंने पूरा कहानी टाइप का है। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ को जमीन पर लाइन से लिटा दिया जाए तो उसका लंबाई जमीन में गहरी जाती है। ठीक है, मतलब कि ऐसा माने 10 फीट का है, 10 फीट का पेड़ होता है तो 30 पेड़ को ऐसा लिटा दिया जाए तो 30 गुना बोल देंगे। तो इसका जो जड़ होता है वह 30 गुना अंदर जाता है ना, जब तक उसको पानी ना मिल जाए। तो ये आप सभी को पता है। अब आते हैं कि माघ बिहू 14 से 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। आपको याद है? ठीक है। आपसे पूछेगा कि माघ बिहू कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा असमिया कैलेंडर के अनुसार पूछेगा कब मनाया जाता है। तो 14-15 जनवरी जो असमिया का, देखिए माघ बिहू अगर आपसे सीधा सीधा पूछे तो 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन असमिया कैलेंडर से अगर आपसे पूछे तो 10वें महीने माघ का प्रथम एवं द्वितीय तिथि को, है ना, जो माघ महीना है उसके प्रथम एवं 2 तारीख को मनाया जाता है असमिया कैलेंडर के अनुसार। पहले दिन को उरुका कहते हैं। जो फर्स्ट दिन जो मनाया जाता है बिहू, उसको क्या कहते हैं? बिहू जो पर्व मरता है आसाम में, उसके फर्स्ट दिन को उरुका कहते हैं। और इस दिन अस्थाई रोड,
इस दिन अस्थायी रोड छप्पर बनाते हैं। उरुका जो फर्स्ट दिन होता है माघ बिहू, उस दिन छप्पर बनता है, जिसे भेला घाट भी कहते हैं। देखिएगा, सुनिएगा, जो बिहू पर्व है जो फर्स्ट दिन मनाया जाता है उसको उरुका कहते हैं, और उस दिन क्या बनता है, छप्पर बनता है। अस्थाई माने कभी भी हटाया जा सकता है, जिसको क्या कहते हैं, भेलाघर कहते हैं। और सामूहिक भोजन का भी आयोजन किया जाता है फर्स्ट दिन, सभी लोग भोज बैठ करके खाते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका कि बोरा चेवा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं बोरा चिपचिपा चावल। कहाँ का है, तो दोस्तों याद रखिएगा, असम का चावल है बोरा चेवा चावल। ठीक है। अगला है कि औरत जो है वह पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती है। क्वेश्चन पूछेगा, पाट और मूंगा की मेखला चादर है ना, पहनने का काम औरतें करती है। वहाँ के बोले तो असम के लोग, ठीक है, वहाँ के लोगों को केले के पत्ते के पर खाना परोसा जाता है। ठीक है, वहाँ के लोग को किस पर खाना परोसा जाता है, तो केले के पत्तों पर। चलिए, गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाना को लंगर कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, लंगर किसे कहते हैं, तो गुरुद्वारा में एक साथ सभी लोगों को खिलाया जाता है, उसी को लंगर कहते हैं। पोचमपल्ली के बारे में जान लीजिए। पोचमपल्ली मुख्तारपुर में मिलेगा आपको, और मुख्तारपुर आपको कहाँ मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा। क्वेश्चन पूछेगा, पोचमपल्ली मुख्तारपुर में है और मुख्तारपुर कहाँ है दोस्तों, तेलंगाना में है। तो कुछ नया आपको जानकारियां मैं दे रहा हूं। मुख्तारपुर तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। मलयालम में चिटापन किसको, चिटापन चाचा को कहते हैं। मलयालम में कंजुमा जो है वो चाची को कहते हैं। तो चाचा को कहते हैं चिटापन, चाची को कहते हैं कंजुमा। आपको याद रखना है, यहाँ पे चाचा को कहते हैं चिटापन, चाची को कहते हैं कंजुमा। ठीक है। चलिए, देश की हर दर देश की बान। देखिए, अगला है, अबू धाबी में जमीन के नीचे पानी नहीं होते हैं, इसलिए पेट्रोल आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, वहाँ पेट्रोल जो है वह पानी से क्या है, सस्ता है। यहाँ पानी महंगा है। कहाँ पे, अबू धाबी में पानी क्या है, महंगा है। यहाँ पेट्रोल सस्ता मिलता है। और मैं एक खासियत बताऊं कि वहाँ अबू धाबी में एक कल हला दीजिएगा, है ना, हैंड पंप एक हला करके वहाँ के लोग क्या करते हैं, उससे तेल निकाल लेते हैं। हैंड पंप हलाइएगा तो वहाँ केवल पेट्रोल ही निकलेगा। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ एक खजूर का पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। वहाँ एक खजूर का ही पेड़ है जो उगता है। तो अबू धाबी में सबसे अधिक खजूर के पेड़ मिलते हैं। ये आपको पूरे टॉपिक के अनुसार मिलेगा। और ये सब क्वेश्चन टकराए भी हुए हैं। जो नोट्स बना है वो आपको सीबीटी एग्जाम के पहले बना हुआ है। अब ये नोट्स का ये जो डेट है ये बाद में लिखा गया, लेकिन मेरे पास नोट्स जो था वह सीबीटी एग्ज़ाम जो हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसके पहले नोट्स मेरे पास उपलब्ध हो गया था। एक लड़की है जिन्होंने इस नोट्स को तैयार किया। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा खासियत एनसीईआरटी से। और उस लड़की का मैं आपको बताऊँ 29 नंबर आपको ईवीएस में लेकर के वो आई है। एनसीईआरटी बुक से पूरा बनाई थी वो नोट्स। और इस नोट्स को मेरे यहाँ लिखा गया 4 तारीख को। ठीक है। चलिए, नोट्स दोस्तों आपको 2 से 3 बार देख लीजिए। पीडीएफ मेरे पास नहीं रहता है। और इस पीडीएफ को चलिए देखते हैं अगला। अबू धाबी में रुपया को क्या कहते हैं दोस्तों, दिरहम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला टॉपिक है
पूछ रहा है तब फिर टॉपिक में थाना मंडी कहाँ पे है, काफ़ी बेटर ट्रिक मैं इसका बता देता हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर में बार बार आतंकवादी हमला होते रहता है, आप सभी को पता है। तो वहाँ पे थाना का मंडी है, थाना का ही बाजार बोले तो मंडी। तो थाना मंडी कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के कौन से ज़िला में है, तो राजौरी नाम का एक ज़िला है, वहाँ पे थाना मंडी मिलेगा। तो काफ़ी बेटर तरीका से मैं बता रहा हूँ, 2 से 3 बार इसको देख ले, बात खत्म करें। वर्ली नामक स्थान जो है किस राज्य में है, वर्ली जो है दोस्तों महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में जो भी है, लेकिन उसको दक्षिणी मुंबई कहते हैं वर्ली, ठीक है। तमिलनाडु के निकटवर्ती अगर आपसे पूछे तो आप केरला मारिएगा, कर्नाटका मारिएगा और आंध्र प्रदेश मारिएगा। तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य। आंध्र प्रदेश से केरल की यात्रा करते समय उनके सुरंगों को पार करना होता है और वे सुरंग पश्चिमी घाट में है। क्वेश्चन पूछेगा कि आंध्र प्रदेश से जब भी केरल की यात्रा करते हैं तो काफ़ी सुरंगों से गुजरना पड़ता है, और वो जो सुरंग है वह किस घाट में है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो क्या मारिएगा, पश्चिमी घाट। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है दोस्तों, तो आपको पता है कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है। वहाँ के जंगल को तुरंग कहते हैं। शिक्षक से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस का फुल फॉर्म आपसे बार बार पूछता है, और मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में होता एंगेज, बोले तो शामिल करना, एक्सप्लोर खोजबीन करना, एक्सप्लेन व्याख्या करना, इलेबरेट विस्तार करना, इवैल्यूएट मूल्यांकन करना। ईएस का यह फुल फॉर्म बार बार देता है। अब अगले टॉपिक पाते हैं, कक्षा 5 का है। चील, बाज, गिद्ध जैसी पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं, ठीक है। और जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेता है। बोले तो 4 गुना ज़्यादा देखता है। कौन, तो चील, बाज और गिद्ध। अगर हम 2 मीटर से देखेंगे तो 8 मीटर से देख लेगा। रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं, ठीक है। जो रात में जगते हैं वो सफेद और काला ही देखते हैं। सिलौत के बारे में मैं बात करूं, एक सेकेंड, चलिए। सिलौत के बारे में बात किए तो भालू जैसे दिखता है और पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे क्या कहते हैं, पेड़ों पर उल्टे लटक करके मस्ती से सोते हैं, और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्तियां खा करके पलते हैं, इसलिए इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ पर सोते और पत्ते खा लेते हैं तभी वह पास के पेड़ पर जाते हैं। बोले तो जिस पेड़ पर का जब पत्तियां सूख जाता है तब दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ पर घूमने का तकलीफ उठाते हैं, माने आलसी जानवर है। और सप्ताह में 1 बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक अच्छा गुण मैं बता देता हूँ, सिलौत जो है वह बहुत अच्छा तैराक भी होता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। चील, बाज, गिद्ध 4 गुना और बाघ कै गुना, 6 गुना हमसे ज़्यादा देखता है। और बाघ जब गुर्राता है तो 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ता है। हाथी को उसके दांतों और हाथी को उसके दांत के लिए, गेंडा को सींग के लिए, शेर और मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था पिछला बार कि मगरमच्छ को किसके लिए मारते हैं, तो उसके खाल के लिए। लेकिन याद रखिए शेर को भी खाल के लिए, सांप को भी खाल के लिए ही उसको मारा जाता है। और हाथी को पूछे तो दांत के लिए, गेंडा को पूछे तो सींग के लिए। कस्तूरी मिर्ग को थोड़ी सी खुशबू
कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। ठीक है, जानवरों को मारने वाले लोग को शिकारी कहते हैं, आपसे पूछ देगा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजस्थान के भरतपुर में जिले में घना पक्षी नेशनल पार्क है। तो आपसे पूछेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, और घना पक्षी नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको राजस्थान में भरतपुर जिला में है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। उसका नाम है नाग, करैत, दुबैया, अफैया। चलिए, चखने से पचने तक। कालाहांडी जो है वो आपको उड़ीसा में है दोस्तों, याद रखिएगा। कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये कहाँ है? उड़ीसा के कालाहांडी जिला में है। नेफेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है दोस्तों, याद रखिएगा। नेफेंथिस जो है वह ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। इसके ऊपर पतिया ढक्कन की तरह होता है और उसका आकार घड़ानुमा होता है, घड़ा की तरह। उस घड़े में खास तरह की खुशबू निकलती है जिसके वजह से कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपरी पहुंचते ही कीड़े मकोड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये नेफेंथिस का गुण है जो भारत के मेघालय में और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया विदेश में आपको मिल जाएगा। एक वेलक्रो की बात करूं, वेलक्रो आपको स्विट्जरलैंड में मिलता है। सबसे पहले स्विट्जरलैंड में आविष्कार हुआ और किसने किया वेलक्रो का आविष्कार? तो जॉर्ज मेस्ट्रल। याद रखिएगा, वेलक्रो का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज मेस्ट्रल। आप कहिएगा सर ये तो टॉपिक में नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, टॉपिक से मैं भटकने का काम नहीं करता हूं। मेरे यहाँ दिशा भटकने वाला काम नहीं होता है। जो भी है आपको एनसीईआरटी बुक में उससे प्रत्येक पॉइंट से बनाया गया है, जिसके वजह से यहाँ पे जो मीनिंग है वो अच्छा से नहीं दिया गया है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना उस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल साहब किए थे सबसे पहले स्विट्जरलैंड में। अब वेलक्रो क्या है मैं आपको बता दूं, जूता साटने वाला एक आता है ना, चरचर करके आवाज करता है। बैग में आप लोग देखते होइएगा, मैं क्या बताऊं, या बीपी मापने वाला एक होता है, उसको जब साटते हैं तो चढ़ सेन करता है। तो सटने वाला चीज को ही चढ़ करता है। एक बगल टेढ़ा होता है, एक बगल रुई टाइप का होता है, उसी को वेलक्रो कहते हैं। चलिए, मिर्ची जो है हमारे यहाँ कहाँ से आया, तो मैं आपको पूरा कहानी बताता हूँ। मिर्ची जो है इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी जो थे वह दक्षिणी अमेरिका से भारत लाए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मिर्ची जो है वह दक्षिणी अमेरिका से आया था, किसने लाया? एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो मिर्ची जो है वह पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। कहाँ से लाए थे? तो दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। अब ये हमारे देश भारत में उगाई जाती है मिर्ची। तो सीधा पूछेगा मिर्ची कहाँ से आया? तो दक्षिणी अमेरिका से। किसने लाया? तो पुर्तगाली व्यापारी ने लाया। भिंडी कहाँ से आया दोस्तों? मिर्ची तो हो गया अमेरिका से, भिंडी आपका अफ्रीका से आया। गोभी और मटर का सब्जी मान लीजिए यूरोप से, चाय आसाम से, सोयाबीन चाइना से और मटर आपका अमेरिका से। मटर के साथ साथ आप मटर और मिर्च आपका दोनों एक साथ हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप तैयारियां कर सकते हैं, काफी बेटर। ठीक है, तो मेरे यहाँ टॉपिक भटकने वाला काम नहीं होगा। जो भी है आपका हैंडराइटिंग नोट्स है जो आपके एनसीईआरटी बुक से बनाए हैं। बूंद बूंद दरिया दरिया एक चैप्टर है, 6ठा चैप्टर। देखिए इसमें क्या है, पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब एवं जौहर बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा पानी इकट्ठा करने का विधि एक तालाब से कर सकते हैं, एक जौहर से कर सकते हैं। और सबसे पुरानी विधि कहेगा तो बावड़ी होता है। ठीक है, पानी इकट्ठा करने की विधि। पानी का उपयोग दोस्तों देख लीजिए,
चैप्टर का नाम है पानी का उपयोग। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो, है ना। मृत सागर भाई उसमें कोई डूबता ही नहीं है, आराम से उसमें लेट के पेपर भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम वहाँ पे नमक मिल जाएगा मृत सागर से। और दांडी यात्रा जो हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था, जो नमक कानून को तोड़ा गया था वहाँ पे, ठीक है। अगला है कि नमक कैसे बनाया जाता है। तो समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है और तेज धूप में पानी से सुखाया जाता है और नमक की ढेर वहीं रह जाते हैं। देखिए समुद्र के जो पानी होते हैं उसमें क्यारियाँ बना करके छोड़ दिया जाता है और उसको तेज धूप में सुखा करके नमक तैयार कर लिया जाता है। अगला है कि मच्छरों की दावत। भाई मच्छरों की दावत में मैं बता दूं कि कांच के स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। कांच के स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। यहाँ से अलग टॉपिक है, मलेरिया आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा मादा एनोफिलिस से फैलता है। और इसको जो चेक किया था कांच के स्लाइड पर खून की बूंद रख करके चेक किया गया था। क्या चीज़ से? तो माइक्रोस्कोप से। हर चीज़ 1000 गुना बड़ा दिखाया जाता है, माइक्रोस्कोप से देखा गया था, है ना। मलेरिया की दवाई बहुत से पुराने समय में सिनकोना की छाल से बनाई जाती है और पहले लोग छाल को उबालकर और छानकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल को दवाई बना दी जाती है। मलेरिया जब मच्छर काटता है तो ठंड लग कर के कपकपी के साथ बुखार होता है। खून में मलेरिया के जीवाणु पाए जाते हैं। हेमोग्लोबिन और आयरन की कमी अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा इसको कमी को दूर करने के लिए गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, ठीक है। आयरन यानी लोहा। मलेरिया मच्छर का खोज आपको रोनाल्ड रॉस ने किया था, याद रखिएगा। आयरन यानी लोहा। एनीमिया का शिकार बच्चों के शरीर और दिमाग तंदुरुस्ती पर असर होता है और इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है, जो कुछ पाया जाता है और उसे समझने में भी परेशानी होती है। देखिए बहुत दिनों से गड्ढे में जमा हुआ पानी में पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े तरते देखकर मैं हैरान रह गया। ये टॉपिक है एनसीईआरटी में। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं और उन्हीं से ये निकलते हैं और इन्हें लार्वा कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि पानी में जो तैरते हैं छोटे छोटे कीड़े उसको क्या कहते हैं? तो लार्वा कहते हैं। चलिए फिर से टॉपिक बदला यहाँ पे कि मच्छरों की पेट की कहानी वैज्ञानिक किनसे संबंधित है? तो रोनाल्ड रॉस में है, जो मच्छरों के पेट में झांके थे। मलेरिया जो है वह मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रॉस ने नोबेल पुरस्कार जो है 1902 ईस्वी में मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। रोनाल्ड रॉस के पिता जो थे वह भारत के थल सेना में जनरल थे। मलेरिया ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाके में पाए जाते हैं। एक मच्छर को अपना खून चूसने के लिए मरीज को एक मच्छर को अपना खून चूसने के लिए मरीज को 1 आना मिलता था। ये क्या है भाई? हाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। देखिए एक मच्छर को मैं आपको बताऊँ, काफ़ी बेटर तरीका से बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए जब मलेरिया मच्छर काटता था तो जो भी बीमार मरीज थे ना, उसको मलेरिया मच्छर से जो पीड़ित थे उसको उस समय में 1 आना रुपया मिलता था, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी बुक का है, जिसके वजह से थोड़ा सा टॉपिक बनाने में डिस्टर्ब हुआ है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला और नोबेल पुरस्कार 1905 ईस्वी में मरते हुए भी कह रहे थे कि कुछ बूंद
लूँगा नया ढूंढ लूँगा, कुछ ढूंढ लूँगा नया ढूंढ लूँगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रोनाल्डोस की मृत्यु कब हुई, तो 1905 में। अब मरते वक्त क्या बोले, तो कुछ ढूंढ लूँगा नया ढूंढ लूँगा। चलिए, डायरी 2 फरवरी 1984 को ये तो यहाँ पे आइए, पहाड़ों पर चढ़ने का कैंप। देखिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का नाम बताता हूँ मैं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो आपको उत्तरकाशी में मिलेगा, उत्तराखंड में। इस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ के पर्वतारोहण बन सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा वापस उतरने को पर्वतारोहण की भाषा में क्या कहते हैं, मतलब कि पर्वत पर चढ़ गए, उतरने को क्या कहते हैं, तो रैपलिंग कहते हैं दोस्तों, आपसे पूछेगा। बचेंद्री पाल एक मशहूर पहाड़ी थी, और ये जो थी ना दोस्तों, बस बचेंद्री पाल, वह पहला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला बनने का इतिहास रची है। और गढ़वाल के, ये कहाँ की थी, तो गढ़वाल के नाकुरी गांव के थे। क्वेश्चन पूछेगा बचेंद्री पाल कहाँ की थी, तो गढ़वाल जिले के नाकुरी गांव के रहने वाली थी। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट, मैंने आपको बोला कि पर्वत पर चढ़ने के लिए इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली थी। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली, और उन्हें गाइड करने वाले थे, है ना, जो उनको गाइड करते थे बचेंद्री पाल को, वह ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उनका नाम था। वे महिला को पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी, बाद में क्या करने लगी, फिर वो ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बचेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। कब चुना गया, 1984 ईस्वी में। और उन्होंने क्या किया, 23 मई 1984 के दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंचाई पर चोटी पर एवरेस्ट, बोले तो नेपाल के सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, उस पर कदम रखी। करीब वहाँ पे 43 मिनट पर रही। सबसे ऊंची चोटी पर बचेंद्री पाल कितने मिनट रही, 43 मिनट रही। और संसार की, याद रखिएगा, संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। 5वां उनका स्थान था। तो फर्स्ट स्थान अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा जुंको तेबई। क्या नाम था, जुंको तेबई, जो विश्व में फर्स्ट में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। तोपखाना का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। कांसे की चीज हजारों साल पहले आदिवासी बनाते आए हैं। क्वेश्चन पूछेगा, कांसे का जो भी बर्तन बनता था हजारों साल पहले से बनना है। केरल के मुलापुरम जिला है। क्वेश्चन पूछेगा मुलापुरम जिला कहाँ है, तो केरल में है। सुनीता अंतरिक्ष में, सुनीता विलियम 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। सुनीता वहाँ स्पेसशिप में गई थी। अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमेशा बाल खड़े रहते हैं। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर स्पेस में गई थी। और सन 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग जो थे वह चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। कोई चमकती चीज अगर तेज गति से चलती दिखाई दे तो उपग्रह हो सकती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, टूटता हुआ तारा क्या कहलाता है, उल्का पिंड कहलाता है। और जो पृथ्वी वायुमंडल में आते ही जलने लगता है, उल्का पिंड। तो दोस्तों ये चैप्टर अभी 18 पेज ही हुआ है, 18 पेज ही हुआ है अभी तक 1 घंटा में, और अभी 43 पेज बाकी है। तो सोच रहे हैं कि और जो पेज है उसको अगले पार्ट में कराया जाए, ताकि आप लोग भी डिस्टर्ब ना हो, एक बार में देखने में भी
काफ़ी परेशानियां होती है, मन उब जाता है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं और अगला जो चैप्टर है ख़त्म हो जाए तो 12 चैप्टर से करेंगे फिर से शुरू और टोटल ख़त्म करा के छोड़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसमें काफ़ी ऐसे टॉपिक थे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, है ना, टॉपिक से बनाना एनसीईआरटी बुक से काफ़ी कठिनाई होती है और पूरा एनसीईआरटी बुक का निचोड़ रखा गया है ताकि एक भी टॉपिक ना छूटे। तो इस टॉपिक को मैं टोटल कराऊंगा। आज के इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।